अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम लाए हैं आपके लिए एमडी कैट पास पेपर्स की सीरीज़ में 2024 का पास पेपर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए है। यानी जो बच्चे पंजाब से तैयारी कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एमडी कैट के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, उनके लिए हम लाए हैं पास पेपर 2024 का। और सबसे अहम बात जो कि आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये जो बच्चे चाहते हैं कि उनके 100% जो है फिजिक्स में जो है वो उसके मार्क्स आएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पास पेपर्स को लाजमी देखें। उसके अलावा हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे जिसमें जो एक एमसीक्यूज 1 मिनट में सॉल्व करने वाला होता है। इंशाल्लाह वो इस टेक्निक्स का, इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके वही एमसीक्यूज 20 to 25 सेकंड में सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 2024 के एमसीक्यूज को। तो देखते हैं पहला एमसीक्यूज क्या है। इन एन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे जो चीज़ गौर करनी है वो है इलास्टिक कोलिजन ली हुई है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का भी पता होना चाहिए और टोटल एनर्जी का भी पता होना चाहिए। दोनों के अंदर साथ जो है उसके मोमेंटम का भी पता होना चाहिए कि वो कैसा बिहेवियर देता है। तो इसके लिए हम रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम की। इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों में मोमेंटम जो है वो कंजर्व करता है। उसके बाद बात करें अगर हम काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में तो कंजर्व करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होती। और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी कंजर्व करती है इलास्टिक कोलिजन में और टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं करती है इन इलास्टिक कोलिजन में भी। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो कहता है डिसिपेट आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक में डिसिपेट एनर्जी नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंक्रीज आफ्टर कोलिजन, इंक्रीज तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हो सकती है। रिड्यूस आफ्टर कोलिजन, डेसिपेट और रिड्यूस ये एक ही बात है, डेसिपेट और रिड्यूस दोनों नहीं होंगी। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम, टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका पहला आंसर। आ गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कहता है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द, वेवलेंथ एसोसिएट कर रहा है किसके साथ कर रहा है, विद द पार्टिकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसने वेलोसिटी बताई है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v = 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। फिर कहता है जी हैविंग मास, उसने मास भी बता दिया, दैट इज इक्वल टू द 10⁻30 kg, 30 किलोग्राम। कहता है जी हमने उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी, यानी हमने लैम्डा यहाँ से फाइंड करना है। अब इसके लिए फार्मूला जो जहन में आपके आना चाहिए वो ये होता है कि एक्चुअली में डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द एच कट ओवर मोमेंटम। मोमेंटम की जगह पे हम लिख सकते हैं एच कट ओवर एम और बी, ठीक है। या मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से निकाल के भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा वैल्यूज पुट करने पर, एच कट की वैल्यू जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, वैल्यू याद रखें 6.6 होती है और क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड होता है। और बात करें अगर हम मैथ्स की, तो मैथ्स ने बताया हुआ 10⁻30 है। और वेलोसिटी की बात करें जो उसको हम मूव करवा रहे हैं 10⁻6 के साथ। इन दोनों को सॉल्व करें अगर हम 10⁻30 को और 10⁻6 को, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10⁻24 और ऊपर जाके ये बन जाएगा 10⁻24। जब इन दोनों को फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 क्रॉस 10⁻24 में से 34 माइनस के 10⁻10 और ये लैम्डा है तो ये मीटर इसका यूनिट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 6.6 क्रॉस, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से ऑप्शन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ, एक ग्राफ जो है वो दो चीजें आपको बता सकता है। एक तो आप उस ग्राफ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप उस ग्राफ से एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हर ग्राफ की स्लोप और हर ग्राफ का एरिया आपको डिफरेंट चीज के बारे में बताएगा। अगर हम वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं तो स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी को डिवाइड करते टाइम के साथ, तो ये स्लोप हमें वेलोसिटी टाइम की एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। और अगर इसी तरह से हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा दें टाइम के साथ तो ये फिर हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो उसने पूछा है कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऐसे अगर यहाँ पे हम ग्राफ ले लेते हैं एक और, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये वॉल्यूम है और यहाँ पे हमने प्रेशर लिया हुआ है।
तो अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड करूं तो p को डिवाइड करूं v के साथ तो कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, लेकिन p को मल्टीप्लाई करूं v के साथ तो अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ से वर्क डन बन रहा है। तो ये वर्क डन PV, यानी वर्क डन जो एरिया है दो को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है वैल्यूज को, वो हमें एरिया यहाँ पर वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रेशर जो वॉल्यूम ग्राफ है वो हमें वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसका एरिया। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो फिलहाल यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQs की बात करें, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर टू यूज टू लिफ्ट द वेट ऑफ, उसने वेट या फोर्स बता दिया है 2 न्यूटन है, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है हम उसको हाइट बोलते हैं, तो ये हाइट बता दी उसने, दैट इज 100 ऑफ सेंटीमीटर, यानी ये 1 मीटर के इक्वल है। इन 4 सेकंड अनुसार टाइम भी बता दिया उसने कि ये 4 सेकंड या 4 सेकंड टाइम लेती है, कंज्यूम करती है। व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, पावर की बात करें तो पावर का फार्मूला होता है W डिवाइड बाई टी, और यहाँ पर चूंकि आ जाएगा mgh डिवाइड बाई टी। तो mg जो कि फोर्स है वो उसने वैल्यू दे दी 2, हाइट की बात करें यहाँ पर हाइट है 1 मीटर, डिवाइड बाई टाइम की बात करें जो कि आ जाएगा 4। तो अगर हम दोनों को कैंसिल करते हैं तो 1/2 बन जाएगा जो कि 0.5 बनेगा, और यूनिट आ जाएगा वॉट, तो ये बन जाएगा 0.5 वॉट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, कब होगी, इफ साइन 2 थीटा बिकम्स, अगर रेंज का फार्मूला देखें तो ये होता है VI² साइन 2 थीटा ओवर जी। ये रेंज हमें मैक्सिमम तभी मिल सकती है अगर ये जो साइन 2 थीटा है ना ये हमें 1 के इक्वल आंसर दे, ठीक है। और ये 1 के इक्वल कब आंसर देता है, जब थीटा जो है 45 हो। अगर हम 45 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 90, और साइन 90 जो है वो 1 होता है। इसका मतलब ये पूरा जो फिगर है जो साइन 2 थीटा है ये इक्वल टू होना चाहिए 1 के, फिर हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 1। नेक्स्ट है जी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर हम कर्व पाथ को ड्राइव करते हैं या बनाते हैं तो कुछ इस तरह से वो कर्व पाथ होता है, ये कर्व्ड पाथ बन गया, ठीक है। इस कर्व पाथ का अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लें तो वो बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये इसकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि ये मूव करे अलोंग द टेंजेंट, तो ये अलोंग द टेंजेंट इस तरह से इधर को निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो इसकी मूवमेंट है अलोंग द टेंजेंट ये बताती है इसकी स्पीड के बारे में, यानी वेलोसिटी के बारे में, ये बताता है इसका डिस्प्लेसमेंट, यही बताता है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, उसकी बात करेंगे तो वो होगी अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर को होगी और इसका जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं वो भी सेंटर के अलोंग होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फिर इस आंसर बनता है इसका वो होगा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट कह सकते हैं इसको, अलोंग द टेंजेंट भी कह सकते हैं इसको, हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू AC या परपेंडिकुलर टू FC सेंट्रीपिटल फोर्स, या ये भी कह सकते हैं हम, ये पैरेलल का नहीं परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये सारी बातें एक ही बात को शो करती है क्योंकि यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो पैरेलल टू द रेडियस तो नहीं आ सकता, एंटी पैरेलल टू द रेडियस भी नहीं आ सकता, परपेंडिकुलर टू स्लोप, स्लोप के साथ ये परपेंडिकुलर नहीं है, स्लोप के साथ ये पैरेलल। अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें तो स्लोप भी ऐसे ही इसकी जो है टच करती गुजरेगी, बहरहाल स्लोप के साथ इसका कोई कंसर्न है नहीं, ना ही हमने इसको देखना है। नेक्स्ट MCQs है, वो कहता है द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 डायमेंशनल मोशन है, एक फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट हम इसको हिट करते हैं और ये वापस आ जाता है जमीन के ऊपर, तो हर पॉइंट पे ये जो है इसके ऊपर एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो वो कहता है कि अगर इसमें 2 डायमेंशनल मोशन हो रही है, इस पॉइंट पे अगर हम नोट करें तो ये एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है, और इसी पॉइंट पे अगर हम नोट करें तो ये वाई एक्सिस यानी अपनी हाइट भी कवर कर रहा है। तो इस तरह से जो मोशन होगी हम उसको बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान MCQs है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ। न्यूटन लॉ के बारे में बात करें तो जो मास है वो हमें क्वांटिटेटिव इनर्शिया के बारे में बताता है, ठीक है, इसीलिए तो हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, इनर्शिया।
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इनर्शिया। नेक्स्ट है जी 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये उसने थ्योरी में से बनाया हुआ है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट जो है किलो में जो है वो 1000 होता है, वॉट ऐसे ही आ जाएगा, और जो आर है 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो वॉट और सेकंड मिलके जो है वो जूल बनाते हैं। तो 1000 10 की पावर 3 है, और जो ये 36 है इसके साथ 10 की पावर 2 आ जाएगा, या हम इसको 3.6 क्रॉस 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये दोनों ऐड होकर 10 की पावर 6 बन गया, 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल। तो ये हमारा आंसर है, ये पॉजिटिव है, माइनस नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 यानी मेगा जूल, क्योंकि ये मेगा के इक्वल होता है, तो मेगा जूल हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो फील्ड फोर्स ना हो। फील्ड फोर्स कौन सी होती है? जो नॉन कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी फोर्स आ जाती हैं? जैसे ग्रेविटेशनल आ जाती है, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये भी फील्ड फोर्स है। अगर आप बात करें इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये भी एक फील्ड फोर्स है। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये भी एक जो है वो फील्ड फोर्स है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें जिसे हम FL लॉरेंस फोर्स कहते हैं, तो ये भी एक जो है वो फील्ड फोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल या कोई भी फोर्स और हम जिसकी भी बात करें, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव होती हैं। इसके अलावा जितनी भी फोर्सेस आ जाएंगी, जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट करके बॉडी को जो है वो मुतासर करती हैं, तो हम उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट है। तो पहली फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं है, ये तो कॉन्टैक्ट होती है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी सारी फोर्स देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स ये गलत हो गया क्योंकि ये भी नॉन कॉन्टैक्ट है। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फील्ड फोर्स है, तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट है जी वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन हमें पता है F क्रॉस जो है वो S होता है, तो S से मुराद डिस्टेंस है और F से मुराद एफर्ट भी हो सकता है, कोई फोर्स भी हो सकती है। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये काफी दफा पास पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है जी व्हेन 1 न्यूटन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट्स एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर, 1 न्यूटन की जो है वो फोर्स लगा रहा है और 1 मीटर उससे जो है वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो वर्क डन कितना होगा? तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर 1 जूल ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1 जूल। टू मच इजी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन along the radius r along angular velocity ओमेगा, तो फार्मूला क्या होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r होता है। तो अगर हम एंगुलर की बात है तो v जो है वो लीनियर का एंगुलर के साथ रिलेशन r ओमेगा के साथ होता है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें v की तो ये बनेगा r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r, यानी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, एक r से r कैंसल, तो ये बनेगा r ओमेगा का स्क्वायर। ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से अगर सेंटीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r है। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट है जी एन एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है। ठीक है, वर्टिकल सर्कल ऐसे नहीं डेवलप कर रहा बल्कि वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है इस तरह से। ऑफ द रेडियस 100 मीटर, जिसका जो रेडियस है वो उसने बता दिया 100 मीटर है, r दिया हुआ। फिर वो कहता है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी टू विद द वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बता दी उसने 250 मीटर पर सेकंड है। एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। अभी पीछे मैंने फार्मूला बताया आपको, v इज इक्वल टू r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r, वैल्यू जस्ट पुट करनी है। v की वैल्यू 250 है डिवाइड बाय r की वैल्यू 100 है, तो ये बन जाएगा 2.5 और साथ इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड ये हमारा आंसर आ गया 2.5, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट है जी उसी से रिलेटेड नहीं उससे रिलेटेड खैर हाँ उसी से ये जी, अ पार्टिकल मास m मूविंग ऑन सर्कुलर रेडियस r विद वेलोसिटी v, तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, जो कि पहले मैंने बताया। कहता है कि इससे जो फोर्स पैदा होती है हम उसको F कहते हैं।
अगर उसकी जो वेलोसिटी है उसको 2 टाइम इंक्रीज कर दें, वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम कहता है हमने इंक्रीज कर दी है। फिर वो कहता है कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इंक्रीज कर दे 4 टाइम, रेडियस जो है वो उसने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। कहता है जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ डैश वो बता दो कितनी होगी। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी, एफ सी डैश इज इक्वल टू, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज कर दी है और रेडियस जो है वो 4 गुना इंक्रीज कर दिया, तो ये बन जाएगा ऊपर v का स्क्वायर लेंगे तो 4 mv स्क्वायर और नीचे 4 r ऐसे आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो ये अगेन mv स्क्वायर ओवर r ही बन गया। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स जो नई फोर्स है वो उतनी ही बनेगी जितनी पहली है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रोलर कोस्टर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, उसने वेलोसिटी बता दी है 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, रेडियस बता दिया 30 मीटर। कहता है नेट मास, ये मास बता दिया उसने किसका है जी, कोस्टर प्लस पैसेंजर, ये उसने मास बताया है कोस्टर प्लस पैसेंजर का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मास कोस्टर प्लस पैसेंजर, ये m के इक्वल है। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स बता दें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, वैल्यू पुट कर दें F इज इक्वल टू, ये टोटल मास उसका m ही है, v उसकी 30, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय r जो है वो भी 30, तो एक 30 से एक 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 m साथ आ जाएगा, तो ये 30 m ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा 30 m ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ द इन द फॉलोइंग फिगर विल बी, इसमें एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये 1m है और जो पूरी उसने बताई है ये यहाँ पे 2m है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी 2m है। यहाँ तक बात करेंगे तो ये एक लैम्डा के इक्वल है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये 1 मीटर है, 1 मीटर, तो एम्पलीट्यूड फिर 1 मीटर आएगा। अगर हम बात करेंगे लैम्डा की वेवलेंथ की तो 1 और ये आधा उसका दिया हुआ मजीद, तो ये लैम्डा 1.5 मीटर, जिसको हम 1.5 मीटर बस रखें, डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये लैम्डा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नोड, नोड के बारे में कहता है कि क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है। नोड क्या होता है, नोड को याद करने का जो आसान तरीका मैंने अपने जहन में रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि नोड के अंदर 0 और d आ रहा है, इसका मतलब जिस पे 0 डिस्प्लेसमेंट हो, 0 डिस्प्लेसमेंट हो, हम उसको बोलेंगे वो नोड है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेव है, ये वेव कुछ इस तरह से है ट्रेवल कर रही, तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना फ्रॉम द मेन पोजीशन वो 0 नहीं है, कुछ उसकी वैल्यू होगी, यहाँ मैं कह लेता हूँ सपोज करो ये 1 मीटर है, लेकिन इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर ये जो ए बी और सी पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है या उसकी जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो है 0 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये बात आपने याद रखनी कि नोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज 0, इस जगह पे एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का 0 है, ये बात तो ठीक है, उसकी पहले ऑप्शन ठीक है। बाकी भी एक दफा देख लेते हैं, डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लॉन्ग मूव नहीं कर सकता, नहीं गलत है, स्ट्रिंग के लॉन्ग ही मूव कर रहा होता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स एंड ऑफ द, प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कहता है ये फिक्स एंड पे पैदा हो रहा है, दरमियान में भी नोड आ रहा है, लेकिन ये फिक्स पे एंड पर भी नोड आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है कि फिक्स एंड पे भी आ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन वन कंसेक्टिव नोड इज 1 वेवलेंथ, एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस है कहता है कि वो 1 वेवलेंथ है, तो पहली नोड ये, दूसरी नोड ये, तो यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाय 2 है, जब ये 1 लैम्डा नहीं है तो इसका मतलब ये इससे मैच नहीं करता, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, यानी ये इसके लिए इनकरेक्ट है, बाकी सारे तो इसके लिए ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन फिर ऑप्शन डी बनेगा कि ये लैम्डा बाय 2 इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट है जी, इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल, मीन लेवल से ऊपर जो पोर्शन आता है उसको क्या कहते हैं, ये अगर एक वेव चल रही है तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं क्रस्ट और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रफ, तो ये बहुत इजी सा एमसीक्यूज है, तो ये क्रस्ट है जी, वेव क्रस्ट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव, इनमें से कौन सी वेव स्टेशनरी वेव नहीं कॉज कर सकती। इसका जो आपको फॉर्मूला वो पता होना चाहिए कि 3 तरह की चीजें होती हैं, एक स्टेशनरी वेव होता है या स्टेशनरी वेव होती है,
एक फिनोमिनन जो होता है उसको बीट कहते हैं, और एक जो फिनोमिना है हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इसमें जो चीज आपने याद रखनी है वो एक रखनी है फ्रीक्वेंसी, और दूसरा आपने रखना है डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसमें जो है वो भी सेम होगी। दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरफ को मूव करेंगे। अगर हम बात करते हैं बीट के लिए, तो बीट जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। दो फ्रीक्वेंसी, दो साउंड की कह लें, या दो वेवलेंथ कह लें, या दो फ्रीक्वेंसीज कह लें, वो तो सेम होगी। डायरेक्शन सेम होगी दो वेव्स की, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी उसमें लिटिल बिट चेंज आएगा। लिटिल बिट चेंज यानी हो सकता है एक फ्रीक्वेंसी का चेंज हो, दो फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का चेंज हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेशनरी वेव के लिए, तो स्टेशनरी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो याद रखना है कि वो सेम होनी चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन है यहाँ पे, जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, तब जाके जो है वो फ्रीक्वेंसी जो स्टेशनरी वेव पैदा होगी। अब अपने वाले में एनालिसिस करते हैं। टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो वेव तो इसकी इक्वल होती है, तो उसने कहा डू नॉट, ये तो उसके अंदर है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगले वाले में देखें, टू वेव ऑफ सेम स्पीड, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, उसने कहा डज नॉट है। टू वेव ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, दो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अनइक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल होता है तब स्टेशनरी वेव पैदा होगी, तो ये ऑप्शन बनेगा कि स्टेशनरी वेव के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, और वो ऑपोजिट वेव, ऑपोजिट पोर्शन में भी ट्रेवल कर रही होती है, ये ऑप्शन। यानी हमारा जो डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव, उसका अनइक्वल एम्पलीट्यूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डॉपलर इक्वेशन, सोर्स इज अप्रोचिंग। सोर्स जो है वो कहता है अप्रोच कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। तो इसके लिए आपने फार्मूला एक ही बार में मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लेना है। अगर सोर्स मूव कर रहा है, तो अगर तो सोर्स करीब आ रहा है तो फिर होता है v प्लस यू ओवर वी और साथ फ्रीक्वेंसी, और अगर सोर्स दूर जा रहा है तो इसके लिए फार्मूला होता है v माइनस यू ओवर वी साथ फ्रीक्वेंसी। ये सोर्स मूव करने का फार्मूला है। और अगर जो है वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसके लिए फार्मूला होता है, अगर तो वो दूर जा रहा है तो उसके लिए फार्मूला होता है v ओवर v माइनस यू और साथ एफ आ जाएगा। अगर वो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, अगर वो करीब आ रहा है, ये क्लोज के लिए, अगर वो करीब आ रहा है, और अगर वो दूर जा रहा है तो उसके लिए फार्मूला होगा v ओवर v प्लस यू एफ। ये उस वक्त है जब वो दूर जा रहा है, फार अवे हो रहा है। ये भी क्लोज आने का है और ये फार अवे का है। तो अब इनमें से खुद ही आपने ऑप्शन खुद ही चूज कर लेना है। इक्वेशन थोड़ी सी गलत लिखी गई है, इसमें से ये ऑप्शन इक्वेशन इस तरह से आनी थी, इनमें से आपने सही ऑप्शन खुद ही ढूंढ लेना है। Next is the distance between two successive particles which are exactly in the same state of vibration. अगर सेम स्टेट पर हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वेव बनाई हमने, इसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। कहता है सक्सेसिव पॉइंट, दो साथ जुड़े जुड़े पॉइंट हों जिनकी जो स्टेट है ना वो एग्जैक्ट सेम हो। ठीक है, एग्जैक्ट सेम का मतलब हम समझ लेते हैं, शायद यहाँ पे देखें तो ये एक वेव पार्टिकल एक ये है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों में एग्जैक्ट सेम आ रहा है, हम समझते हैं कि ये दोनों जीरो डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई हैं या दोनों मीन पोजीशन पे हैं, तो ये एग्जैक्ट सेम है, तो ये हम ढूंढ लेंगे भाई ये क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ये हाफ वेव लेंथ λ/2, ये ऑप्शन इसमें है कोई नहीं, वैसे भी ये गलत है। एग्जैक्ट सेम में आपने डायरेक्शन भी देखनी है। अगर हम पहली वाली वेव में देखें, इस वाली वेव, इस पॉइंट को देखें, तो इसमें जो वेव की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसमें जो वेव की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो ये सेम एग्जैक्ट सेम तो नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर फिर से ये वेव जो है वो आगे को इस तरह से ट्रेवल करेगी, तो ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम पोजीशन पर होने के साथ साथ सेम डायरेक्शन भी रख रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है हम इसको वन वेवलेंथ कहते हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका, वन वेवलेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, उस टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। द टेम्परेचर इज, बता दिया जी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ प्रोसेस, नहीं इनिशियल में नहीं, जरूरी नहीं इनिशियल में, थ्रू आउट द पूरा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर सही है कि रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर रखा है हमने, इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स बना दिए, जैसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया हमने इसको, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज ही नहीं हो रही, साथ साथ वो जो है वो ऊपर को
पहुंचा के इस ढक्कन को ऊपर की तरफ को उठाती जा रही है, वर्क डन करती जा रही है, एनर्जी रिलीज करती जा रही है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रह रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी इन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में जो चेंज ऑफ हीट होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वो जीरो होता है, ठीक है। नो इंटर आर लीव द सिस्टम, हीट जो है ना इंटर हो रही होती है ना लीव कर रही होती है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन लिखूँ फर्स्ट थर्मल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये होता है थोड़ी सी एनर्जी हीट एनर्जी में यूज होती है, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है वर्क डन के अंदर। तो डेल्टा क्यू यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, चलो ऐसे कर लो, इसके साथ लगा लो चाहे उसके साथ लगा लो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगी, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा जीरो। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ स्टेट दैट, कूलम लॉ की डेफिनेशन आप लोगों ने सेल्फ खुद ही करना है, डेफिनेशन आपको आती है। फार्मूला होता है फिजिकल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर, खुद ही लिखना है ये आपने। फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू W ओवर Q, ये पोटेंशियल का फार्मूला है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत इजी एमसीक्यूज हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट जो है वो फैराड होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है, ये प्लस वाली प्लेट है और ये माइनस वाली प्लेट है, ठीक है। तो अगर फील्ड लाइन की डायरेक्शन की बात करें तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव में एंटर होंगे, ये इनकी डायरेक्शन बन जाती है इस तरह से, ठीक है। पहले वाली फील्ड लाइन सीधी बनानी क्योंकि यूनिफॉर्म और स्ट्रेट होते हैं। तो कहता है कि इनके मिडिल रीजन में ये जो रीजन आ रहा है, मिडिल रीजन समझते हैं शायद ये मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा, वो मिडिल रीजन ये सारा दो प्लेट के दरमियान जो रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें फील्ड क्या होंगी, फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ये यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ये बन जाएगा यूनिफॉर्म। इजी एमसीक्यू है पेपर, ये लास्ट टाइम इतना मुश्किल पेपर नहीं था। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 2 कूलम, उसने चार्ज बता दिया। विच रिक्वायर्ड 600 ऑफ जूल वर्क, उसने वर्क डन भी बता दिया। वर्क डन जो है वो 600 जूल है, और जो चार्ज है Q इज इक्वल टू वो 2 कूलम है। पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो फार्मूला भी पिछली वाली क्वेश्चन में किया हमने, W नॉट ओवर Q, ठीक है। तो सॉल्व कर लें, 600 डिवाइड बाय 2 तो 300 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर आ गया। Which of the following is not a feature of electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स का फीचर नहीं है जी। They act on charge, भी चार्ज पे एक्ट करती हैं। They act on masses, masses पे एक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता जी, ये इसका फीचर नहीं है। अट्रैक्ट भी कर सकती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपेल भी कर सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये अट्रैक्ट करती हैं, और पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो ये रिपेल करेंगी, रिपल्सिव फोर्स बन जाएंगी। 90 कूलम चार्ज बता दिया, 30 सेकंड टाइम बता दिया, करंट बताना जी हमने। तो फार्मूला होता है इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T, 90 डिवाइड बाय 30, तो आंसर आएगा 3, तो 3 एम्पेयर, जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3 एम्पेयर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द मेटल इज प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो कहता है मेटल में प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एज लॉन्ग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू IR, ये तो ओहम्स लॉ बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर इज डबल्ड, लेंथ उसकी ये थी, हमने उसको डबल कर दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं लेंथ इंक्रीज होगी तो ये डबल हो जाएगा, हालांकि नहीं, उसने रेजिस्टिविटी पूछा है ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात। तो रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा कि वो डबल हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, पहला फैक्टर इसका जो है, और दूसरा इसका जो फैक्टर है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। दो तरह के मटेरियल्स हैं जी, एक हम मेटल्स यूज करते हैं और दूसरा जो है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये एक ही बात आप याद कर लें, अगर इस तरह का दोबारा एमसीक्यू बन जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेटल का जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो होता है पॉजिटिव अल्फा, मतलब ये कि अगर टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का रिलेशन का जो डायरेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इसका जो अल्फा ये नेगेटिव होता है, यानी रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से जो टेम्परेचर है, या टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ उसने राइज इन टेम्परेचर मीन डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। वोल्ट एम्पेयर, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो वी आई मल्टीप्लाई कर दो किसके इक्वल होता है, वी आई। फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर, और वी ओवर आई इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस होता है। तो ये शायद फिर यहाँ पे गलती हो गई है, ये टाइपो है, यानी एक मिस्टेक है। यहाँ पे अगर हम डिवीजन का साइन लगाए तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है जी द फार्मूला फॉर द डैश इज इक्वल टू द बी डॉट ए।
बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका मतलब ये है तो फ्लक्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, तो फिर ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंड होती हैं, ये तो इसका फीचर है। लाइन नेवर क्रॉस आर टच ईच अदर, ये दूसरे को टच नहीं कर सकती, ये इसका फीचर, ये टच नहीं कर सकती, ये सॉरी उसने कहा है नेवर टच, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये टच भी नहीं कर सकती। द लाइन्स आर कर्व्ड, लाइन्स कर्व्ड होती हैं, अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में से कर्व्ड लाइन बनाती हैं, इनकी जो फील्ड लाइन है वो इस तरह से कर्व्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइन्स आर फार अपार्ट, अगर एक दूसरे से दूर दूर लाइन होंगी तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फिर ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ही रहती है, तो आप इसको याद कर लें, एक फार्मूला होता है F इक्वल टू आई एल बी, साइन थीटा की जरूरत नहीं हमें, एक फार्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो पहले बी का यूनिट निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा बी एफ ओवर आई एल इज इक्वल टू द बी, तो जो एफ की यूनिट है इसको न्यूटन बोलेंगे, जो करंट का है ये एम्पेयर होता है, जो लेंथ का है इसको मीटर बोलते हैं, और इस सारे यूनिट को हम टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम रखें तो फ्लक्स इक्वल टू ये टेस्ला आ जाएगा, ये इसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर भी बोलते हैं। जो कि उसने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का है, तो ये बी इधर रहने दें, ए इधर आगे डिवाइड हो गया, तो फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया फ्लक्स डेंसिटी बन गई, ये आ गया वेबर और ये आ गया मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। होप सो आपको अब नेक्स्ट इसमें जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेस, खुद करना ये लेंजेस लॉ है, वैसे मैं लगा देता हूँ निशान के, ये लेंजेस लॉ है। इन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन फैक्टर ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो 1 होना चाहिए, फिर मैक्सिमम आंसर देगा, तो ये 1 ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये फैराडे लॉ पे काम करते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला भी यहीं से निकलता है। अगला है जी एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर की इक्वल होनी चाहिए, यानी प्राइमरी पावर इज इक्वल टू द सेकेंडरी पावर, तो यहाँ से देख लेना है कौन सा इक्वल है, ये इक्वल है जी, इनपुट और आउटपुट के इक्वल है। द कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, ये जो प्रोसेस है इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और अगर डीसी टू एसी कन्वर्जन करनी पड़ जाए तो हम इस प्रोसेस को बोलते होते हैं ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर हैं जो डिवाइसेस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करती है, ऑसिलेटर कहलाते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट एज ए रेक्टिफायर, तो कौन सा जी, डायोड को हम यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। नेक्स्ट है जी द फुल वेव इज गिवन बाय द, फुल वेव में हमें 4 डायोड यूज करने पड़ते हैं, तो 1 2 3 4 डायोड है जी, और ब्रिज टाइप हम इसको इन अरेंजमेंट में लेके आते हैं। आ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज प्लॉट इन, हम इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से इसकी डायोड की जो है वो कर्व बनती है कुछ इस तरह से, तो ये वीआई कर्व कहलाती है, तो ये वोल्टेज और करंट के दरमियान फिर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ग्राफ होता है। वैल्यू फॉर प्लांट्स कांस्टेंट, यहाँ पर वैल्यू तो सबको याद होती है कि -34 आना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि जूल सेकंड आना है या जूल पर सेकंड, तो याद रखना है कि जहाँ पे जूल सेकंड आना है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, माइनस में पावर जूल और सेकंड। तो ये थे ये हमारे सारे एमसीक्यू जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। होप सो 2024 के पास पेपर्स की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई एमसीक्यूज है जो आप उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप वो एमसीक्यू सेंड करके मुझसे उसके बारे में मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको एमडी कैट के जितने भी जिस टॉपिक का भी एमसीक्यूज होगा उसके बारे में ज़रूर रहनुमाई दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आपने वो टॉपिक कमेंट में लिख देना है। अगर वो टॉपिक जो है वो काफ़ी सारे लोगों का यानी मैक्सिमम वोट उस टॉपिक को हुए तो मैं फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं 2023 का पास पेपर फॉर द यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एमडी कैट के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।